नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग संपूर्ण क्रांति का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं, जिसके राइटर जयप्रकाश नारायण जी हैं। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग पढ़ चुके थे। पार्ट 1 में हाफ और पार्ट 2 में भी उसका बीच वाला पार्ट ये थे, और पार्ट 3 में सबसे लास्ट वाला पार्ट हम लोग देखने वाले हैं। पार्ट 3 में देखेंगे यही फिर से हम लोग इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 में हुआ था। 1979 में हुआ था ये मृत्यु है। ये मृत्यु है। जन्म फर्स्ट वाले वीडियो में बताए थे, सेकंड वाले में बताए थे और थर्ड वाले में बता रहे हैं, क्योंकि रिवाइज करने के लिए बता रहे हैं। इनका बचपन का नाम बाउल था। इनका जन्म सीताबदियरा गांव में हुआ था। आप लोग पढ़ चुके होंगे, फर्स्ट वाले वीडियो में हुआ था और सेकंड वाले में वीडियो में हुआ था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पेज नंबर 39 से पढ़ने वाले हैं। देख लीजिए, आप लोग को हम एक बार दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ से पढ़ने वाले हैं, मार्कर का क्रॉस लगा हुआ, डॉट लगा हुआ, वो यहाँ से पढ़ने वाले हैं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसके सब कुछ आप लोग तो पढ़ ही चुके होंगे। हम लोग शुरू करते हैं। इंदिरा जी से मेरे मतभेद हैं। इंदिरा जी से जवाहरलाल नेहरू जी के साथ में मतभेद हैं। वे जवाहरलाल जी के साथ जो मतभेद थे उनसे कहीं ज़्यादा गंभीर और सीरियस है। इंदिरा जी से जो जवाहरलाल नेहरू जी के साथ, इंदिरा जी से जो जयप्रकाश नारायण जी के साथ मतभेद है, वे जवाहरलाल नेहरू जी से ज़्यादा सीरियस है। मतलब इंदिरा जी के साथ ज़्यादा सीरियस मतभेद है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी के साथ कम सीरियस मतभेद है। जवाहरलाल जी से परराष्ट्र नीतियों के संबंध में, स्वराष्ट्र के संबंध में अधिक उनसे हमारा मतभेद नहीं था। जवाहरलाल नेहरू जी जब थे तो उनसे हमारा परराष्ट्र यानी दूसरे राष्ट्र में, बॉर्डर मामले में उनसे मेरा क्या था, संबंध में अधिक उनसे मतभेद नहीं था। परराष्ट्र नीतियों के संबंध में अधिक मतभेद था, लेकिन आंतरिक मामलों में मतभेद नहीं था। मतलब स्वराष्ट्र के मामलों में मतभेद नहीं था। स्वराष्ट्र यानी आंतरिक मामला, भारत के अंदर का मामला, या परराष्ट्र यानी भारत से बगल का यानी विदेश मामला में मतभेद नहीं था। चीन के मामले में था, हंगरी के मामले में था। जवाहरलाल नेहरू जी से चीन के मामले में भी मतभेद था, हंगरी के मामले में भी था। और मैं कोई गर्व से नहीं कहता हूँ, मैं उस समय जो आलोचना की हंगरी के मामले में, जो कुछ कहा, जवाहरलाल नेहरू जी के बाद में मानना पड़ा। तिब्बत के बारे में मेरी बात नहीं मानी, लेकिन जब चीन ने उन्हें धोखा दिया 1962 में, यही चीन ने उनको धोखा दिया था। धोखा दिया तो उस धोखे के कारण उनके हृदय पर ऐसी चोट लगी कि 2 बरस में चल बसे। 2 बरस में मतलब वो उनका डेट हो गया, निधन हो गया। 2 बरस में संभल न सके। ऐसा घाव लगा कि चीन ने आक्रमण कर दिया। जब चीन ने आक्रमण कर दिया, वह कभी उम्मीद नहीं करते थे, आशा नहीं करते थे कि चीन ऐसा करेगा, लेकिन इनकी भी गलती थी। तो परराष्ट्र नीतियों के संबंध में मेरा मतभेद था जवाहरलाल नेहरू से। तो विदेश के मामलों में मतभेद था जवाहरलाल नेहरू से। किनके साथ मतभेद था? लोकनायक जयप्रकाश नारायण के साथ मतभेद था, डॉक्टर नहीं थे वो। अंतर्देशीय प्रश्नों में उतना मतभेद नहीं था। अंतर्देशीय वही हुआ, आंतरिक मामले में उतना मतभेद नहीं था जवाहरलाल नेहरू जी से। अब एक बात ले लीजिए, अब बोल रहे हैं वही, अब एक बात ले लीजिए जिसके चलते बहुत ज़्यादा करप्शन राजनीतिक में है। वह क्या है? जिसके चलते बहुत ज़्यादा करप्शन यानी मारपीट राजनीतिक में है, वह क्या है? इलेक्शन का खर्चा। इलेक्शन के खर्चे के चलते राजनीतिक में करप्शन है। चुनाव का खर्चे के चलते राजनीतिक में करप्शन है। करोड़ों रुपए वे चुनाव पर खर्च करेंगे। एक तरफ गरीबी हटाओ का नारा लगाएंगे और समाजवाद का नारा लगाएंगे, और यह सब रुपया ब्लैक मार्केटियर लोगों से आप इकट्ठा करेंगे। अकाउंटेड मनी, अनअकाउंटेड मनी, जिसका अनअकाउंटेड यानी जिसका कोई मतलब खाता होता है, अकाउंट नहीं है, उसी को अनअकाउंटेड मनी कहते हैं। किसी के नाम के ऊपर दर्ज नहीं है, उसी को अनअकाउंटेड मनी कहते हैं। करोड़ रुपए जिसका कोई हिसाब नहीं है, कोई किताब नहीं है, अनअकाउंटेड मनी का वही हुआ। रुपया है लेकिन उसका हिसाब किताब कुछ नहीं है। तो वही बोल रहे हैं। करप्शन कहाँ होता है? इलेक्शन में, चुनाव के खर्चे में करप्शन होता है, या इलेक्शन का खर्चा, चुनाव का खर्चा, करोड़ों रुपए चुनाव पर भी खर्च होते हैं। आज से नहीं, वर्षों से मैं पुकार रहा हूं कि भाई इस चुनाव की पद्धति में आमूल परिवर्तन होना चाहिए। चुनाव का खर्च कम करना चाहिए। वर्षों से मैं बोल रहा हूँ, जयप्रकाश नारायण जी बोल रहे हैं, वर्षों से मैं बोल रहा हूँ चुनाव की पद्धति में आमूल परिवर्तन होना चाहिए। चुनाव का खर्च भी कम होना चाहिए। अगर चाहते हैं कि आप गरीब उम्मीदवार खड़ा हो सके, अगर यहाँ की जो जनता ऑडियंस है, आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पे चुनाव में गरीब उम्मीदवार लोग खड़ा हो सकते, गरीब कैंडिडेट खड़ा हो सके, मजदूर उम्मीदवार खड़ा हो सके, किसान उम्मीदवार खड़ा हो सके, गरीब पार्टी, जो गरीब की पार्टी है, वह अपने उम्मीदवार खड़ा सके। सुनता है कोई नहीं सुनता है यहाँ पे गरीब उम्मीदवार को खड़ा करने के लिए। गरीब उम्मीदवार खड़ा कर सके, किसान उम्मीदवार कोई नहीं सुनता है। मतलब पूंजीपतियों को नहीं खड़ा करके मध्यम वर्ग के लोगों को खड़ा किया जाए, वैसे कोई नहीं सुनता है।
प्रेस रिपोर्टरों से पता चला है कि इस आंदोलन के द्वारा मैं दलविहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता हूँ। कुछ प्रेस रिपोर्टर से पता चला है, प्रेस के रिपोर्टरों से पता चला है, मतलब पत्रकार लोग से पता चला है कि मैं इस आंदोलन से संपूर्ण क्रांति जो आंदोलन हो रहा है इसे मैं दलविहीन, जिसका कोई दल नहीं हो, वैसा लोकतंत्र का स्थापना करना चाहता हूँ। दलविहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है। दलविहीन जो लोकतंत्र सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है और उस विचार का प्रचार पिछले वर्षों में मैं करता रहा हूँ। जब पिछले वर्षों में मार्क्सवादी थे, मार्क्सवादी और लेनिनवाद का मतलब क्या समझते हैं? मार्क्सवादी और लेनिनवाद दोनों कम्युनिस्ट पार्टी है। मार्क्सवादी जो अभी चीन में है और लेनिनवाद, लेनिनवाद मतलब क्या? लेनिन के विचारधारा के अनुसार चलने वाला, जो कि अभी रूस में है। वहाँ पे मार्क्सवाद और लेनिनवाद चलते हैं, मतलब वहाँ पे चुनाव वनाव नहीं होता है। ऐसे ही जो मन वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, राष्ट्रपति बन जाएंगे। वही है, अभी देख रहे हैं रूस में भी यही काम चल रहा है। अभी वहाँ के पुतिन साहब हैं कितना साल से प्रधानमंत्री, और चीन में भी वही है। तो मार्क्सवाद और लेनिनवाद यही है। मार्क्सवाद और लेनिनवाद का इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ है, तो वही बोल रहा है। दलविहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है और उस विचार का प्रचार पिछले वर्षों में मैं करता रहा हूँ। पिछले वर्षों में मैं कौन करते थे? मार्क्सवाद के सिद्धांत का प्रचार प्रसार करते थे और ग्राम सभाओं के आधार पर दलविहीन प्रतिनिधित्व स्थापित हो सके इसका प्रयत्न भी करता हूँ। परंतु वर्तमान आंदोलन के संदर्भ में मैंने दलविहीन लोकतंत्र का जिक्र कतई नहीं किया है। फिर भी मेरे पुराने विचार को लेकर जनता में, विशेषकर बुद्धिजीवियों में काफ़ी भ्रम फैलाया गया है। केवल अपने कम्युनिस्ट भाइयों के भ्रामक प्रचार की सफाई के लिए इतना ही कहूँगा कि दलविहीन लोकतंत्र और मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, यहाँ पर आ रहा है मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद का मूल उद्देश्यों में है, यद्यपि वह उद्देश्य दूर का है। यहाँ से बोल रहे हैं वो उस समय छोड़ दिया हूँ, मार्क्सवाद और लेनिनवाद का विचारधारा मैं छोड़ चुका हूँ। मैं यहाँ पे आ गया हूँ दल विहीन, यानी दल के साथ मैं आया हूँ, बिना दल विहीन के मैं नहीं आया हूँ। अब तो संपूर्ण क्रांति में मैं भाग लिया हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं जो मेरे पिछले विचारों को लेकर बहुत आक्रोश फैला रहे हैं, खासकर बुद्धिजीवी लोग हैं, उनमें भ्रम फैला हुआ है कि ये पिछले विचारधारा से चल रहे हैं, मार्क्सवाद की विचारधारा से चल रहे हैं, मार्क्सवाद और लेनिनवाद की विचारधारा से चल रहे हैं। तो यही बोल रहे हैं वह उद्देश्य बहुत दूर का है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राज स्टेट का क्षय होता जाएगा और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम होगी। वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगा, बल्कि उस समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा और वह लोकतंत्र निश्चय ही दलविहीन होगा। जब स्टेटलेस सोसाइटी, शासन मुक्त समाज बनता जाता है, स्टेटलेस सोसाइटी यानी शासन मुक्त समाज बनता जाता है तो शायद ही दल युक्त होगा। आश्चर्य है कि कम्युनिस्ट बंधुओं को इस मूल सिद्धांतों का विस्मरण हो गया है। कम्युनिस्ट भाइयों को इस मूल सिद्धांत जो लेनिनवाद और मार्क्सवाद का है वो सबका भूल गए हैं, विस्मरण हो गया, उनको याद नहीं रहा है। जहाँ तक वर्तमान आंदोलन का प्रश्न है, जहाँ तक वर्तमान आंदोलन कौन चल रहा था उस समय, संपूर्ण क्रांति का प्रश्न है। मेरी या अन्य किसी की, न छात्रों की, न विपक्षी राजनीतिक दलों की, न सर्वोदय सेवकों की यह कल्पना है कि इसमें से दलविहीन लोकतंत्र पैदा होगा। इसमें से कोई दलविहीन लोकतंत्र पैदा नहीं होने वाला, कोई अलग दलविहीन लोकतंत्र नहीं बनाएगा, कोई मार्क्सवाद के उद्देश्य और लेनिनवाद के उद्देश्य पर नहीं चलेगा संपूर्ण क्रांति में से अलग होके। वही बोल रहे हैं विधानसभा का विघटन हो जाएगा, विधानसभा का विघटन भी नहीं होगा। तो 6 महीने या वर्ष भर में फिर चुनाव होंगे तो वर्तमान कानून या चुनाव प्रणाली के अनुसार होंगे। विधानसभा का विघटन से संभावना तो यह है कि वर्तमान कानून तथा नियम आदि के अंतर्गत ही पुनर्निर्वाचन होगा। पुनर्निर्वाचन यानी फिर से इलेक्शन, दोबारा इलेक्शन होगा। निर्वाचन यानी इलेक्शन, यानी फिर से। इसलिए प्रश्न उठता है, जैसा कि पिछले सप्ताहों में कई बार उठा है, कि उस हालात में विधानसभा का विघटन से क्या लाभ होगा। मुझे खेद है कि इसका उत्तर मैंने पिछले दिनों में बार बार दिया है, पर उसको समझने की कोशिश थोड़े ही लोगों ने की है। इसलिए बार बार मुझे यह सवाल होता है कि जयप्रकाश नारायण वर्तमान चुनाव पद्धति और विधानसभा के चुनाव का कौन सा विकल्प पेश कर रहे हैं। ये बार बार हमसे क्वेश्चन होता है, प्रश्न हो रहा है कि जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति कर रहे हैं, कौन सा उदाहरण पेश कर रहे हैं, किस चुनाव का उदाहरण। ये चुनाव तो पहले वाला ही तो नहीं कर रहे हैं, मार्क्सवाद लेनिनवाद के उद्देश्य पर तो नहीं चल रहे हैं। तो वहाँ बोल रहे, अपने फ्रेश भाषा में बोल रहे हैं कि मैं उसका प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, मैं दलविहीन लोकतंत्र का स्थापना नहीं करना चाहता हूँ। फिर से मैं दल वाले लोकतंत्र का स्थापना करता हूँ। दल यानी जिसका नाम हो, जिसमें पार्टी हो, यानी दल उसको बोलते हैं। इसलिए कोशिश थोड़े ही लोगों ने की। इसलिए बार बार मुझे यह सवाल होता है कि जयप्रकाश नारायण वर्तमान चुनाव पद्धति और विधानसभा के चुनाव का कौन सा विकल्प पेश कर रहे हैं। मेरा अपना विकल्प चूंकि नए ढंग का है, जो घिसे पीटे राजनीतिक चिंतन से भिन्न है, इसलिए वह लोगों को समझ नहीं आता। मेरा जो ढंग है,
नया विकल्प है, वो घिसे पीटे मतलब दूसरे से सबसे भिन्न है, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता है वो, क्योंकि अलग है उसी कारण लोगों को समझ में नहीं आता है। तो सब लोग मेरी बात क्या समझ में नहीं आता। अगर मैं यह कह दूं कि मेरा विकल्प यह है कि मैं इस आंदोलन और संघर्ष में एक नई पार्टी का निर्माण करूंगा, अगर ये कह दे कि मैं इस संपूर्ण क्रांति आंदोलन से एक नई पार्टी का निर्माण करूंगा, तो अगर मैं यह कह दूं कि मेरा विकल्प यह है कि मैं इस आंदोलन और संघर्ष में नई पार्टी का निर्माण करूंगा, तो सब लोग मेरी बात आसानी से समझ लेंगे और उसके बाद मेरी आलोचना शुरू हो जाएगी, उसके बाद मेरी आलोचना शुरू हो जाएगी। एक आलोचना शुरू हो जाएगी कि यह आदमी केवल अपनी सत्ता के लिए छात्रों और जनता के आंदोलन का दुरुपयोग कर रहा है। लेकिन जब मैं कोई नई बात कहता हूँ तो समझने की कोशिश कम होती है या नहीं होती है, तो क्या है यह मेरा कहना। तो यही है मेरा कहना, जो हम बोलते हैं अच्छा सा बात बोलते हैं उसे समझने की कोशिश नहीं होती है या कम ही होती है। संक्षेप में यह है कि आज की परिस्थिति में आम जनता को, आम मतदाता को केवल इतना अधिकार प्राप्त है कि वह चुनाव में अपना मतदान करे। और बस आम मतदाता को क्या प्राप्त है, अपना चुनाव में मतदान करे ओनली, ना मतदाता का चुनाव करे, ना मतदाता कौन कौन खड़ा होना चाहिए, कौन कौन पूंजीपति वर्ग के लोग खड़े होने चाहिए या मध्यम वर्ग के या निचले वर्ग के लोग खड़े होने चाहिए, ये सब चुनने का अधिकार जनता के पास नहीं है। ओनली वो जाते हैं, वोट देते हैं, आ जाते हैं। इतना ही बोल रहे हैं, इतना ही अभी के ज़माने में अभी भी वही है। अभी के ज़माने में इतना ही उसको मिला है, हक ही मिला है कि मतदान कर सकता है, लेकिन मतदाता का चुनाव वो नहीं कर सकता है, मतलब कैंडिडेट का चुनाव वो नहीं कर सकता है, लेकिन वोट डाल सकता है। परंतु मतदान प्रक्रिया तो स्वच्छ और स्वतंत्र होती है। ना उम्मीदवारों के चयन में मतदाताओं का हाथ होता है और ना चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों पर उनका कोई अंकुश रहता है। वही बोले, ना उम्मीदवारों के चयन में उम्मीदवार कौन कैंडिडेट खड़ा होगा, इसके चयन में मतदाताओं का कोई हाथ नहीं होता है, जनता का कोई हाथ नहीं होता है। जो मन वो खड़ा हो जाते हैं, जैसा भी हो, जैसा मतलब कुछ भी किए हो, कितना क्राइम किए होंगे, सब कोई खड़ा हो जाता है। और ना चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों पर उनका अंकुश रहता है, और चुनाव जीत भी गया तो वो प्रतिनिधियों पर कोई अंकुश नहीं रहता है, जो मन वो सब कर लेता है। मैं इन दोनों कमियों को दूर करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। इन दोनों कमियां है, जो मन वो अपने से खड़ा हो गया और मतदान हो जाने के बाद मतदाता अगर चुनाव जीत गया, मतलब कैंडिडेट अगर चुनाव जीत गया तो उस पर कोई अंकुश नहीं रहता है। इन दोनों कमियों को मैं दूर करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। अपना देश पिछड़ा हुआ है, इसके बावजूद इसके की हमने लोकतंत्र की स्थापना की है। विकसित देशों के लोकतांत्रिक समाज में जो प्रतिभाशाली शक्तियां यानी परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करने वाली शक्तियां होती है, जनमत का जो प्रबल प्रतिनिधियों पर निरंतर पड़ता है, जो स्वतंत्र और शासी प्रेस पत्रिकाओं के रोल होते हैं, शिक्षित समुदाय का जो वैचारिक और नैतिक असर होता है, इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का यानी जनता और शासन के बीच का संरचना का यहाँ नितांत अभाव है। जैसे दूसरे देशों में देखते हैं लोकतंत्र हैं तो वहाँ पर शासन और जनता के बीच गैप कम रहता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक बार चुनाव अगर कोई कैंडिडेट जीत गया तो 5 साल बाद भेंट करेगा, 5 साल में एक बार बीच में भेंट करना नहीं आएगा। जब चुनाव अगर तो आएगा तो एक बार हाथ जोड़ेगा तो 5 साल आपसे हाथ जुड़वाएगा। आप एक बार ही हाथ जोड़ने पर उसको वोट भी दे देते हैं, तो उसके बाद बहुत दूर हो जाता है, हम लोग से बहुत दूर चला जाता है, मिलने पूछने भी नहीं आता है। तो वही बोल रहे हैं, तो बहुत दूर हम लोग को जनता और यहाँ पे जो विधायक साहब है उनके बीच की दूरी, मान लीजिए विधायक साहब नेता के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो यहाँ नितांत अभाव है। लेकिन दूसरे देशों में क्या होता है, पूछने आते हैं, एक बार चुनाव जीतने के बाद वो लोग गुम नहीं होते हैं, वो लोग भागते नहीं है इधर उधर, वे अपने क्षेत्र में ही रहते हैं, पूछने आते हैं। वही बोल रहा है, यहाँ पे क्या पड़ता है, क्या प्रतिनिधियों पर निरंतर पड़ता है। शिक्षित समुदाय क्या बीच में संरचना का यहाँ नितांत आवास है, उसके बीच में संरचना इतना बढ़ जाता है। वही है, यहाँ भारत में बहुत ज़्यादा कमी देखी जाती है, नितांत अभाव है। ऐसी स्थिति में हमारा लोकतंत्र केवल नाम मात्र का रह जाता है। इस पूरी अंतरिम संरचना का इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तो एक दिन में नहीं हो सकता, परंतु इसके अभाव में आम जनता या मतदाता मतदान के सिवा कोई पार्ट अदा नहीं कर सकता। यही बोल रहे हैं, इसका मतलब एक साथ ही सब कुछ सुधर नहीं जाएगा, इसके लिए टाइम चाहिए। तो मतदाता मतदान के सिवा कोई पार्ट अदा नहीं करता है। मतदाता जो है मतदान करने के सिवा कोई पार्ट ही अदा नहीं करते, ना मतदाताओं का चुनाव, ना कैंडिडेट चुनाव करते हैं, नहीं कुछ करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मंत्री तथा विधायक निरंकुश और स्वच्छंद हो जाते हैं, उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं रखता है, निरंकुश हो जाते हैं। निरंकुश, अंकुश यानी मतलब उस पर अंकुश रखना यानी उसको मुट्ठी में रखना, निरंकुश यानी वो मुट्ठी से छूट जाते हैं। एक बार चुनाव जीत गए तो उन पर कोई अंकुश नहीं रखता। हम विधायक साहब हैं, पैसा मिल रहा है, बात खत्म हो जा रहा है। अंकुश यानी नियंत्रण होता है, निरंकुश यानी अनियंत्रण, उस पर कोई नियंत्रण नहीं रखता। स्वच्छंद यानी
स्वतंत्र, अपने मन के मुताबिक चलने वाला, स्वच्छंद तथा निरंकुश हो जाते हैं। अपने मन के मुताबिक लोग चलने लगते हैं, स्वच्छंद हो जाते हैं, मन के मुताबिक जैसा मन आएगा वैसा करेंगे विधायक साहब या मंत्री साहब लोग। वहीं पे जयप्रकाश नारायण जी इसको दूर करने का आगे उपाय बताएंगे, कैसे दूर हो सकता है। चुनाव में स्वच्छंद हो जाते हैं और जनता का किसी प्रकार का अंकुश उन पर नहीं रहता, और जनता का किसी प्रकार पर अंकुश नहीं रहता है। परंतु यह भय भी रुपया, यह भय भी, जब अंकुश नहीं रहता है तो यह भय भी रुपया, जाति, बल प्रयोग, मिथ्याचरण आदि के कारण निष्प्रभ हो जाता है। यह भी एक चुनाव आ रहा है, उसके रात में पैसा बंटवा दिए, मतलब किसका प्रयोग है, रुपये का प्रयोग है, जाति। आप भी पंडित जी हैं, हम भी पंडित जी हैं, दे दीजिएगा, वोट दे दीजिएगा, जैसे होता है ना गांव में मुखिया का चुनाव भी आ रहा है, तो आप भी पंडित जी, हम भी पंडित जी, कोई पंडित जी कैंडिडेट खड़ा हुआ है तो हम भी पंडित जी, आप भी पंडित जी है, वोट दीजिएगा। कोई बाबू साहब लोग खड़ा हो रहे हैं तो हम भी बाबू साहब, अभी बाबू साहब, वोट दीजिएगा। कोई खुशवा लोग खड़े हो रहे हैं तो हम भी खुशवा, आप भी खुशवा, तो वोट दे दीजिएगा। ऐसा चल रहा है जाति का बल प्रयोग। कोई वोट नहीं दे रहा है तो मार देंगे, काट देंगे, गोली चला देंगे, कल भर वोट नहीं देगा तो आएगा निकल के तो मार देंगे। मिथ्याचरण मतलब झूठ बोल के आदि के कारण निष्प्रभ हो रहा है। ये सब वो भी अंकुश रहता था, तो वो सभी एक ही बार अंकुश रहता है। जब फिर से इलेक्शन होता है, 5 साल में जीत गए तो फिर 5 साल बाद तो इलेक्शन आएगा, फिर उसमें खड़ा होगा तो एक ही बार विधायक साहब या मंत्री साहब आते हैं, तो उस समय ही अंकुश हम लोग रख सकते हैं, उस समय उनको बोल सकते हैं कुछ से, आप ऐसा नहीं कीजिए तो लोग थोड़ी नहीं मानेंगे। तो उस टाइम में एक ही अंकुश रहता है, तो वो भी अंकुश, लेकिन भय भी, यह भी भय भी रुपया, परंतु यह भी जाति, बल प्रयोग, मिथ्याचरण के कारण निष्प्रभ हो जाता है। एक ही तो टाइम आता है हम लोग को कुछ बोलने का, तो वो भी इस सब के कारण खत्म हो जाता है। क्योंकि प्रदेश के छात्र, युवक और सर्वसाधारण जनता जागृत हो गई है अभी, लेकिन अभी भी वही है, अभी भी जागृत कोई नहीं हुआ है। तो उस समय का बात है, वो बोल रहे हैं क्योंकि प्रदेश के छात्र, युवक और सर्वसाधारण जनता जागृत हो गई है, वह बढ़ रही है, कुछ नया चाहती है, वर्तमान परिस्थिति में परिवर्तन चाहती है। अतः इस परिस्थिति का लाभ उठाकर मैं चाहूँगा कि आज जो असंगठित जनता है उनमें ऐसी शक्ति आ जाए कि वह सही आदमी का चुनाव कर सके, तथा चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों के आचरण तथा यथासंभव आचरण पर यथासंभव अंकुश रह सके। ऐसा मैं एक उदाहरण पेश कर रहा हूँ जिसके कारण प्रतिनिधियों के आचरण पर यथासंभव अंकुश रख सके, यानी नियंत्रण रख सके। इस संबंध में मेरे कुछ सुझाव है, ये नियंत्रण कैसे रखेंगे, अंकुश कैसे रखेंगे, इस संबंध में जयप्रकाश नारायण जी के कुछ सुझाव हैं, कुछ सुझाव हैं, उसको देखते हैं। एक तो यह है कि पहला क्या है कि जब विधानसभा का अगला चुनाव हो तो हमारी छात्र संघर्ष तथा जन संघर्ष समितियां मिल करके आम राय से उम्मीदवार खड़ा सके। आम राय मतलब जनता की राय से एक उम्मीदवार खड़ा कर सके, अथवा जो उम्मीदवार खड़े किए जाएं उनमें किसी को मान्य करें। यदि इन समितियों के बीच आम राय नहीं होती है तो हमारा कोई ऐसा रास्ता बनाएंगे जिससे आपस में फूट हुए बगैर ये समितियां अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकेगी या किसी एक उम्मीदवार को अपना मान्यता दे सकेगी। इस प्रकार से चुनाव में जनता का एक बहुत बड़ा पार्ट अदा होगा, यानी जनता और छात्रों की संघर्ष समितियां उम्मीदवार के चयन में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। दूसरी बात यह है कि जो उम्मीदवार अमुक चुनाव से क्षेत्र जीतेगा उसके भावी कार्यक्रमों पर कड़ी निगरानी रखने का काम ये संघर्ष समितियां करेगी। और अगर ये क्षेत्र प्रतिनिधि गलत रास्ता पकड़ता है, अगर कोई वहां का प्रतिनिधि गलत रास्ता पकड़ता है यानी गलत रास्ते पर जाता है तो उनकी इस्तीफा देने को बाध्य करेगी। संघर्ष समितियां इस्तीफा देने पर, रिजाइन देने पर बाध्य करेगी। इस प्रकार से जनता का अंकुश इन लोगों के ऊपर रहेगा। अगर कोई गलत काम करेगा तो इस प्रकार से जनता का अंकुश यानी नियंत्रण उसके ऊपर रहेगा। आज की तरह उच्च श्रृंखल, आज की तरह निरंकुश और स्वच्छंद वे नहीं रह पाएंगे। निरंकुश यानी बिना अंकुश के उच्च श्रृंखल यानी नियम कायदा तोड़ने वाला, असंयत नहीं रह पाएंगे, मतलब नियम कायदा तोड़ेंगे नहीं, वो नियम में रहेंगे, रूल में रहेंगे, कुछ रूल होगा उसके अनुसार वे चलेंगे, वे नहीं रह पाएंगे। निरंकुश और स्वच्छंद ऐसा होगा तो वे निरंकुश और स्वच्छंद नहीं रह पाएंगे। इस सिलसिले में एक और बात स्पष्ट करना आवश्यक है कि जो संघर्ष समितियां छात्रों की या जनता की बन गई है या बन रही है, उनका काम केवल शासन से संघर्ष करना नहीं बल्कि उनका काम तो समाज के हर अन्याय और अनीति के विरुद्ध संघर्ष करने का होगा। और इस प्रकार से इन समितियों के लिए बराबर एक महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। गांव में छोटे अफसरों या कर्मचारियों की, चाहे वे पुलिस हो या अन्य किसी प्रकार की जो घुसखोरी चलती है उसके खिलाफ तो संघर्ष समितियां काम करेगी। अभी भी गाँव में पुलिस थाने में घुसखोरियाँ चलती है उसके खिलाफ भी संघर्ष समितियां काम करेगी। साथ साथ जिन बड़े किसानों ने बेनामी या फर्जी बंदोबस्ती की है उनका भी विरोध ये समितियां करेगी और उनको दुरुस्त करने के लिए संघर्ष करेगी। गांव में तरह तरह के अन्याय होते हैं, मेरी कल्पना है कि ये समितियां उन अन्याय को भी रोकेगी। इस प्रकार से जनता या छात्रों की ये निर्दलीय संघर्ष समितियां अस्थायी रूप से कायम रहेगी और केवल लोकतंत्र के लिए नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक, नैतिक क्रांति के लिए अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का कार्य करेगी। तो यह था जयप्रकाश नारायण जी का भाषण दिया हुआ, जो पटना में हुआ था भाषण।
भाषण 5 जून 1974 को हुआ था, गांधी मैदान में हुआ था। ये हम लोग का लेसन था संपूर्ण क्रांति, भाषण ही पूरा दिया होता है। संपूर्ण क्रांति क्या है, क्वेश्चन नहीं आता। संपूर्ण क्रांति क्या है, भाषण है, निबंध है, लेख है, क्या है? तो संपूर्ण क्रांति भाषण है। आप लोग का आंसर क्या होगा, संपूर्ण क्रांति भाषण है। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्या कुछ क्वेश्चन क्या था, तो कुछ क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए। इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन है, जल्दी से। इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन है, रामनाथ जी गोयनका जी हैं इंडियन एक्सप्रेस मालिक। ऐसे ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आप लोग का क्लियर हो जाएगा। अगर इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोग देख लिए होंगे तो जरूर से जरूर जाके पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो जरूर से जरूर जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका देख लीजिएगा, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। और टेलीग्राम लिंक भी यहाँ आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक है मिस्टर आर्या क्लासेस, ऐसे ही बोल देते हैं, मिस्टर आर्या क्लासेस है टेलीग्राम का लिंक है। उसको आप लोग जाके सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में आप लोग को पीडीएफ मिल सकता है और कोई भी नया का नोटिफिकेशन टेलीग्राम में आप लोग को मिल सकता है। तो अगर चैनल से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो हमारे इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं, जो मैं नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ 6205870215 6208570215। ये वाला नंबर है मेरा, इस पे मेरे टीम का या मेरा नंबर है, इस पे टीम पर मैं भी उठा सकता हूँ या मेरा टीम का कोई सदस्य उठा देगा। तो इस पर कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो हम लोग का तो पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर आप लोग देख लीजिएगा। तो हम लोग का आज का ये लेसन खत्म हो चुका है, जैसा कि थर्ड लेसन हम लोग का खत्म हो चुका है। और फोर्थ लेसन में हम लोग रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ अर्धनारीश्वर है। अर्धनारीश्वर से वो पार्वती का कल्पित रूप है। यहाँ पे आप लोग फिर से देख सकते हैं, यहाँ पर रीडिंग आप लोग कर लीजिएगा। सेकंड वीडियो में आगे अगले वाले वीडियो में आकर इसको हम लोग कवर करेंगे। अगर इसका आप लोग चाहते हैं कि हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और क्या क्वेश्चन आंसर बनाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और क्वेश्चन आंसर इसका करवाएं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और क्वेश्चन आंसर करवाना है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोग से, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ में जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि दूसरे दोस्तों को भी फायदा हो सकता है इससे, आपके एक शेयर से। तो हम लोग मिलते हैं, चलिए रिक्वेस्ट इतना ही था, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।